मॉर्निंग स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों, बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर के अंतर्गत भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था EAFM सेकंड के अंतर्गत मैं पिछले व्याख्यान में आपको बता रहा था कि बैंक की परिभाषा क्या है, बैंक का अर्थ क्या है और बैंक के कार्य क्या है। उन्हीं कार्यों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे बैंक का जो प्रमुख और जो परंपरागत कार्य है उसके अंतर्गत ऋण अथवा उधार देने का जो कार्य है यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। व्यापारिक बैंकों द्वारा दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ग्राहकों को धन उधार देना है। यह कार्य इसलिए भी आवश्यक हो जाता है कि बैंकों को अपने पास जमा राशि पर ब्याज देना होता है, अतः बैंक इन जमा राशियों को अधिक ब्याज दर पर उधार देकर लाभ कमाते हैं। बैंक छोटी छोटी वस्तुओं को एकत्रित कर उन्हें उत्पादक कार्यों के लिए उधार दे देते हैं। बैंक उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों, स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों आदि को ऋण देते हैं। व्यापारिक बैंक सामान्यतः निम्नांकित प्रकार से ऋण प्रदान कर सकते हैं, जैसे नगद साख, कैश क्रेडिट। इस योजना के अंतर्गत बैंक किसी व्यक्ति या संस्था को अंश व ऋण पत्र, प्रतिभूतियों, चल व अचल संपत्ति आदि की जमानत पर एक निश्चित मात्रा तक ऋण लेने का अधिकार देता है। ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता अनुसार समय समय पर रुपया निकालता रहता है। सामान्य रूप से बैंक ग्राहक द्वारा निकाली गई राशि पर ही ब्याज लेता है, किंतु कभी कभी नगद साख की पूरी राशि या आधी राशि या नहीं निकाली गई राशि पर बैंक पूरी अथवा आधी दर से ब्याज भी ले लेता है। इसी तरह से ऋण एवं अग्रिम, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहक को पर्याप्त जमानत लेकर ऋण देता है। यह ऋण राशि ग्राहक के खाते में जमा कर दी जाती है। बैंक ऋण की संपूर्ण राशि पर ब्याज वसूल करता है। ग्राहक आवश्यकता अनुसार इस राशि को कभी भी निकलवा सकता है। देखिए, ऋण एवं अग्रिम और नगद साख में महत्वपूर्ण अंतर यही है कि दोनों में ही जो है जमानत के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन नगद साख के अंतर्गत ऋण लेने वाला व्यक्ति अपनी आवश्यकता के अनुसार समय समय पर रुपए निकालता रहता है और जो बैंक से निकाली गई रकम है उसी पर उसको ब्याज देना होता है, जबकि ऋण एवं अग्रिम में संपूर्ण राशि पर ब्याज देना होता है। इसी तरह से अधिविकर्ष, ऋण देने का ये भी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जब बैंक अपने चालू खाता रखने वाले ग्राहकों को उनके द्वारा जमा कराई गई राशि से अधिक राशि निकालने की छूट दे देता है तो उसे अधिविकर्ष कहते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कहते हैं। ठीक है। अधिविकर्ष की सीमा ग्राहक की साख के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। यह सुविधा अल्पकालीन व आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही दी जाती है। अधिविकर्ष के लिए बैंक जमानत मांगता है या कई बार अच्छी साख वाले ग्राहकों को बिना जमानत के भी अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान कर देता है। और ज्ञात रहे कि यह सुविधा केवल चालू खाते पर ही दी जाती है। विनिमय विपत्रों की कटौती, यह भी बैंक से ऋण लेने की एक विधि है। इस विधि के अंतर्गत बैंक सावधि विनिमय पत्र, जो बिल्स है, का बिल की अवधि से पूर्व ही भुगतान कर ग्राहक को ऋण प्रदान करता है। विक्रेता बिल लिखता है और क्रेता उसे स्वीकार करता है। इसमें क्रेता एक निश्चित अवधि के बाद निर्धारित राशि के भुगतान का वचन देता है, किंतु विक्रेता को तत्काल धन की आवश्यकता होती है। इसके लिए वह स्वीकृत बिल बैंक को प्रस्तुत कर ऋण की मांग करता है। बैंक ऐसे बिलों में से निश्चित प्रतिशत राशि काटकर विक्रेता को भुगतान कर देता है। तो ये भी एक तरीका है ऋण प्रदान करने का। इसी तरह से ये प्रमुख कार्य मैंने आपको बताए, जमाएं स्वीकार करना और ऋण देना। अब आती है बात अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य भी आपका बैंक अपने ग्राहकों के लिए करता है, जैसे कि चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों के भुगतान का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमा कराए गए चेक, विनिमय बिल, हुंडियाँ एवं अन्य साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करते हैं। वे अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में साख पत्रों का संग्रहण करते हैं और उसके खाते में जमा कर देते हैं। सामान्य रूप से ये कार्य बैंक द्वारा निःशुल्क किया जाता है, किंतु बाहर के साख पत्रों के संग्रहण के लिए बैंक कुछ शुल्क ले सकते हैं। नंबर 2, इसी तरह से चेक, विनिमय बिल व अन्य साख पत्रों का भुगतान भी करता है बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में। यानी ग्राहक के द्वारा साख पत्रों का भुगतान करते हैं, वह राशि ग्राहक के खाते में नाम लिख देते हैं। अनेक बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार कर नियत तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। इसी तरह से
ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहक के लिए किराया, ब्याज, ऋण की किस्त, पेंशन, लाभांश आदि की वसूली का कार्य भी करता है। इस तरह से ग्राहकों की ओर से इसी तरह से भुगतान भी करता है। धन का हस्तांतरण की जहाँ तक बात है, बैंक अपने ग्राहक के आदेश अनुसार उसकी सुविधा के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने का काम भी करता है। अंशों व प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी बैंक करता है। बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उसके लिए अंशों एवं अन्य प्रतिभूतियों के क्रय विक्रय का कार्य भी करता है। सामान्य रूप से ग्राहक की अपेक्षा बैंक को शेयर बाजार की अधिक जानकारी होती है, इसलिए ग्राहक के हित में अंशों व अन्य प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करते रहते हैं। इसके लिए भी बैंक अपना कमीशन लेते हैं। प्रबंधक, प्रन्यासी एवं निष्पादक के रूप में कार्य। बैंक अपने ग्राहक के आदेश पर उसकी संपत्ति के विभाजन, व्यवस्था व प्रबंध आदि का दायित्व भी उठाते हैं। वह अपने ग्राहक की वसीयत को भी कार्यान्वित करने का कार्य करता है। बैंक अपने ग्राहक की ओर से न्यायालय व अन्य सरकारी आदेशों को क्रियान्वित करने के लिए कार्य करता है। इसी तरह से अभिगोपन का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है। जब कोई नई कंपनी खुलती है तो वो अपने शेयर्स जो बाज़ार में बेचना चाहती है, तो उसके समक्ष ये एक बहुत बड़ी समस्या रहती है कि क्या पता उसके जो सारे के सारे शेयर्स जो है वो बिकेंगे या नहीं बिकेंगे। तो एक असमंजस की स्थिति या एक अनिश्चितता की स्थिति को दूर करने के लिए बैंक उन सभी शेयरों को बाज़ार में बेचने की गारंटी ले लेता है एक तरह से। और जब वो शेयर्स जो है बाज़ार में मान लीजिए अगर नहीं बिकते हैं तो बैंक सारे के सारे शेयर्स खुद भी खरीद लेता है। इस बात की गारंटी वो कंपनी को देता है, ठीक है। तो इसके बदले वो कमीशन लेता है। इसका फ़ायदा ये है कि कंपनी निश्चित हो जाती है कि भाई उसके जो शेयर्स हैं वह जो पूंजी आने वाली है शेयर्स को बेचकर वो उसके पास आ जाएगी। तो इस तरह से अभिगोपन का कार्य भी बैंक करता है और इसके बदले में वो कमीशन लेता है। अन्य प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य भी बैंक करता है। अब बैंक अपने ग्राहकों के आदेश अनुसार पासपोर्ट, विदेशी विनिमय के संबंध में आवश्यक पत्र व्यवहार का कार्य भी करता है। सामान्य उपयोगी कार्य के अंतर्गत धन व संपत्तियों की सुरक्षा, यानी कि बैंक अपने ग्राहकों की बहुमूल्य वस्तुओं, आभूषण, ऋण पत्र, महत्वपूर्ण दस्तावेज, इनकी सुरक्षा के लिए लॉकर्स की सुविधा उपलब्ध कराता है। इसके लिए बैंक वार्षिक शुल्क वसूल करते हैं। इसी तरह से यात्री चेक एवं साख पत्रों की व्यवस्था भी करता है। बैंक आर्थिक स्थिति की सूचना देने, यानी बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न देशी व विदेशी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना भी देता है। बैंक की सूचना अधिक विश्वसनीय होती है। ग्राहक इन सूचनाओं को ध्यान में रखकर व्यावसायिक सौदे कर सकते हैं। इस तरह से वित्तीय सलाहकार के रूप में भी बैंक अपना कार्य करता है, यानी कि आवश्यक होने पर बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक एवं वित्तीय सलाह देने का कार्य भी करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में सुविधा रहती है। इसी तरह से सूचनाएं प्रकाशित करना। बड़े बड़े व्यापारिक बैंक देश की आर्थिक एवं व्यापारिक गतिविधियों की सूचना एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करने का कार्य भी करते हैं। इन सूचनाओं के विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। इससे आर्थिक व व्यापारिक निर्णय लेने में सहायता मिलती है। विनिमय पत्रों को स्वीकार करने का कार्य भी करता है ग्राहक की ओर से। इसी तरह से ऋणों की जमानत। बड़े व्यापारिक बैंक औद्योगिक एवं व्यापारिक इकाइयों द्वारा लिए गए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों के लिए गारंटी देने का काम भी करते हैं। व्यक्तिगत साख। बैंक अपने ग्राहकों की व्यक्तिगत साख पर उन्हें उपभोक्ता ऋण भी प्रदान करते हैं, जैसे कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर आदि जो भी महत्वपूर्ण जो उपभोग योग्य आपकी जो वस्तु हैं उनके लिए ऋण प्रदान करते हैं। और इसी तरह से सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था भी बैंक कराता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों की बिक्री का काम भी करता है। अंश बाजार के कार्य भी करता है बैंक अपने ग्राहकों की ओर से जारी किए गए अंशों के हिसाब किताब का निपटारा करने का कार्य भी करता है। विदेशी विनिमय की व्यवस्था भी जो बैंक करता है। इसी तरह से विदेशी व्यापार की वित्तीय एवं प्रबंधकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण कार्य आपके व्यापारिक बैंक करते हैं। साख निर्माण का कार्य भी करते हैं, यानी कि जमा से ऋण व ऋणों से जमाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इससे बैंक द्वारा साख निर्माण करना कहते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही आप बता पाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।